तो गाइज कैसे हैं आप लोग। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा चल रहा था लूसेंट का जीके जीएस हिस्ट्री का पार्ट चल रहा था, हम लोग देख रहे थे। तो उसमें सिंधु सभ्यता कल स्टार्ट हुई थी और आज जो नेक्स्ट वीडियो है सिंधु सभ्यता को आगे लेकर जो उसमें आगे का पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे कोर्स से। और इधर प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति और बर्तन है, तो इन सब एक कोर्स देख लेंगे। ये जो है ना अगला प्रागैतिहासिक काल का थोड़ा सा पार्ट ये जो है थोड़ा सा साइड में रह गया था, उसको हम देखना भूल गए थे, तो उसको आज हम ये अपलोड कर रहे हैं इस पर। और फिर इधर पॉइंट देखते हैं आगे सिंधु सभ्यता का रिलेटेड क्या क्या। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता। सिंधु सभ्यता बोलिए या सैंधव सभ्यता बोलिए, दोनों एक ही चीज है। तो सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। देखिए इसमें जो है जैसे आर्यवैदिक काल पूछेगा कि कैसी सभ्यता थी, तो वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन ये जो पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। ध्यान रखना है। तो सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता, ये बहुत एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ऑप्शन में नगरीय शहरी बहुत सा देगा, तो ये क्या मारना है? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। इसमें देखिए सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले, है ना, सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। इसमें बड़ा बड़ा नगर, सैंधव सभ्यता में जो बड़ा बड़ा नगर है उन नगरों की संख्या कुल 6 है। और 6 नगरों में कौन कौन है आप देखिए। मोहनजोदड़ो प्रथम है, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है गनवारीलाल, और चौथा है धौलावीरा, और पांचवा है खारीगढ़ी, और छठा है कालीबंगन। तो ये 6 नगर है जिसको कि बड़ा ये सिंधु सभ्यता में जो है बड़े 6 नगरों को कहा गया है। तो सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई, जिसमें मोहनजोदड़ो है 1, हड़प्पा 2, गनवारी वाला 3, धौलावीरा 4, राखीगढ़ी 5 और कालीबंगन 6। कौन कौन है? मोहनजोदड़ो 1, हड़प्पा 2, गनवारीलाल 3, धौलावीरा 4, राखीगढ़ी 5 और कालीबंगन 6। तो यह 6 जो है सैंधव सभ्यता का बड़ा नगर हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हड़प्पा संस्कृति की जो मैक्सिमम हड़प्पा संस्कृति की जो सर्वाधिक स्थल खोजी गई है, खोज किया गया, वो कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है गुजरात में। तो गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा, गुजरात में ज्यादा खोजा गया है। लोथल एवं सुतकोदता, देखिए लोथल एवं सुतकोदता, इसका नाम है लोथल एवं सुतकोदता, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह पूछेगा तो क्या बोलना है? सुतकोदता एवं लोथल। ये लोथल जो है और सुतकोदता, ये जो है दोनों सिंधु सभ्यता का क्या है? बंदरगाह है। सुतकोदता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। जूते हुए खेत, जो खेत जूते जा चुके हैं, तो जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें, है ना, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य, है ना, इसका एविडेंस कहां मिला है? तो ये मिला है कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ये सब ऑब्जेक्टिव एकदम सीधा पी जाना है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए, आप ईयरफोन लगा के इसको 2 बार 3 बार सुनिए, उससे क्या होगा? सारा ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में आते जाएगा एक कोर्स से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ये क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको पता नहीं क्या मन में कर रहा है कि एक क्वेश्चन कम से कम 5 बार पढ़ दें हम, लेकिन मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, अन्नागार मतलब जहां पर कि अन्न को हम लोग कलेक्शन करके रखते हैं, या फिर जहां अभी आप क्या कर सकते हैं, जहां हम अन्नागार में जो अन्न बहुत सारा भंडारण करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो अन्नागार। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत अगर पूछी जाएगी सैंधव सभ्यता की, तो क्या बोलना है? अन्नागार। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार,
मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत मतलब बड़ा स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड, देखिए स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। देखिए ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित है। ये जो स्नानागार है इसके मध्य में जो स्थित स्नानागार जो बनाया गया है मोहनजोदड़ो से जो सबसे बड़ा स्नानागार बनाया गया है, तो वह एक प्रमुख स्मारक है जिसके बीच में, उस स्मारक के बीच में जो है स्नान कुंड है जिसकी लंबाई है 11.88 मीटर और ये इतना लंबाई है और 7.01 मीटर चौड़ा है वह, और 2.43 मीटर क्या है गहराई है उसकी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। क्या अग्निकुंड कहां से पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, अग्निकुंड कहां से मिला है या अग्निकुंड का जो है विवरण कहां से मिला है, तो ये क्या पकड़ना है, लोथल एवं कालीबंगन से। तो अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, कितना मुख है, 3 मुख वाला जो है देवता, 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ, 3 मुख वाले देवता का नाम क्या है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। देखिए सील या शिला माना होता है पत्थर, तो वही सील या शिला हुआ। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर मतलब एक पत्थर पर 3 मुख वाले देवता, जिसको ब्रैकेट में पशुपति लिखा है, मतलब कि वो जो देवता है उसको पशुपतिनाथ कहते हैं। तो 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। तो ये मूर्ति कहां मिली है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मिली है। और उनके चारों ओर क्या क्या है, हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछी गई है, पूछा इसमें क्या है, देखिए बताते हैं क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पशुपति के चारों ओर कौन कौन है, इसमें ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। तो उनके चारों ओर जो हाथी है, गेंडा है, चीता है और कौन है, भैंसा है। तो इसमें जो है ना डायरेक्शन करके भी दिया गया है, ऐसे अभी आपको यहां पर नहीं दिखाएगा, इसका आगे मिलेगा। तो इसका विवरण जो है ना पूर्व में पश्चिम में ऐसे करके बताया गया है, ठीक है ना। पशुपतिनाथ के चारों ओर विराजमान है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है और उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। अब आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या है, एक कांस्य मतलब कांसा की मूर्त है ना, ब्रॉन्ज है ना। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिली है, कांस्य की मूर्ति भी मिली है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर, मोहर समझते हैं ना, मोहर जो सिक्का वगैरह जो हड़प्पा की जो उस समय का जो मोहर चलता होगा हड़प्पा में, उसके बारे में है। तो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन है। एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। देखिए हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। उनकी मोहर पर जो है एक श्रृंगी, ये श्रृंगी का अर्थ आप समझ लीजिए, श्रृंगी माना ये सिंग होता है ना, गाय वगैरह को 2 सिंग, तो उसको एक सिंग वाला पशु। आप ऋतिक रोशन सिनेमा भी देखिएगा मोहनजोदड़ो, तो उसमें भी वैसा एक चीज दिखाया है। आप कुछ देखिए मूवी में भी प्रयास किया गया है मिलाने का, उसमें भी एक सिंग वाला पशु दिखाया गया। आप यहाँ भी देखिए हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु मतलब एक सिंग वाला पशु का अंकन मिलता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। मनके बनाने के कारखाने है ना, मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुदड़ो है ना। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुदड़ो में मिले हैं। लोथल और चन्हुदड़ो में क्या मिले हैं, मनके बनाने के कारखाने, जहां पर मनका बनता था, तो वो मनके बनाने के कारखाने कहेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा सैंदव सभ्यता से रिलेटेड कि मनके बनाने के कारखाने कहां पर मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो क्या बोलना है, लोथल एवं चन्हुदड़ो में मिले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका पूछा क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है, भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, ठीक है ना, चित्रात्मक है। यह लिपि, यह जो भाव चित्रात्मक लिपि हुई, यह लिपि दाईं से बाईं है ना, दाईं से बाईं और लिखी जाती थी। दाईं से बाईं का अर्थ क्या हुआ, इस पार से दायां तरफ से,
इधर से लिखाएगा। जैसे लिखना है राजा राम मोहन राय, तो ये किधर से लिखा गया? दाईं से बाईं, इस तरफ से दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। और दूसरी पंक्ति, सॉरी, सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये तो हो गया। अगला पॉइंट देखिए, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, ये तो एक पंक्ति का हो गया, आप दायां से बायां लिख दिए। इसके बाद जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं, पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं की ओर, है ना, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो ये तो एक पंक्ति हुआ जो दायां से बायां हो गया। अब इसके बाद जो लिखेंगे तो अगला क्या करेंगे, यहां दायां से बायां आए, अब बायां से ही दायां, राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना स्वामी ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो ये एक लाइन जो आएगा, फिर यहां हुआ अगली लाइन, फिर तो एक लाइन का रहेगा तो दायां से बायां, और फिर और लाइन लिखना है तो फिर दायां से बायां, फिर बायां से दायां, ऐसे चलना है। ठीक है, तो अगर इससे ऑब्जेक्टिव आएगा, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं हो गया और दूसरी पंक्ति जो है बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। ये भी देख लिया हम लोग ने। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति, क्या है? ग्रिड सिस्टम, ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। यह भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत। सिंधु सभ्यता के जो भवन होते थे, जो उस समय के लोगों ने घर में जो अपना भवन बनाते थे, वो किस पद्धति में बनता था? तो ग्रिड पद्धति में। किस पद्धति में? यह है ग्रिड पद्धति में। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास मतलब कंस्ट्रक्शन, तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति अपनाई। आगे बढ़ता हूं। घरों के दरवाजे, जो घर है उनके दरवाजे और खिड़कियां, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। मतलब जिधर सड़क है उसका दरवाजा जो है सीधा सड़क की तरफ नहीं खुलता था, बल्कि उसके पीछे की तरफ खुलता था। तो वही कह रहा है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। मतलब इधर अगर सड़क सामने है, सामने सड़क है और यहाँ अगर घर है तो यहाँ दरवाजा नहीं खुलता, दरवाजा इसके पीछे बैक में खुलता था। तो वही कह रहा है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ठीक, तो ये था सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। और एक चीज जो प्रागैतिहासिक काल में जो आगे वाला, इसके एक पहले वाला वीडियो है, थोड़ा सा छूट गया था, उसमें छूटा था ये कि प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति और बर्तन, ये थोड़ा सा छूट गया था। इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। तो प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति और बर्तन देखिए, तो यहाँ प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति और बर्तन देख लेते हैं, कलर दिखाएगा। तो ये संस्कृति यहाँ लिखी हुई है और यहाँ पर क्या है? बर्तन है। आइए देखते हैं। तो मालवा संस्कृति में काला और लाल बर्तन था। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में जो मालवा संस्कृति थी, इसकी बर्तन कैसी थी? काला तथा लाल, है ना। इधर संस्कृति है, इधर बर्तन है और कलर है उसका। फिर देखिए बुर्जहोम, दूसरा है बुर्जहोम। बुर्जहोम संस्कृति की बर्तन कैसी थी? धूसर। बुर्जहोम संस्कृति की जो थी उसकी बर्तन कैसी? धूसर। और एक तीसरा है जोखे, है ना। जोखे संस्कृति का बर्तन कैसा था? लाल। जोखे संस्कृति का बर्तन लाल। चौथा है दक्षिणी नवपाषाण। दक्षिणी नवपाषाण का बर्तन कैसा था? तो चमकीला, धूसर। चमकीला और धूसर। और पांचवा है पूर्वी नवपाषाण। पूर्वी नवपाषाण काल का बर्तन कैसा था? भूरा और लाल। भूरा लाल था, है ना। तो भूरा लाल था। तो ये था जो प्रागैतिहासिक काल के साथ छूट गया था पॉइंट, तो उसको हम लोगों ने देख लिया, संस्कृति और बर्तन। तो ध्यान रखना इसका। मालवा जो संस्कृति उसकी बर्तन थी काली तथा लाल, बुर्जहोम का था धूसर, जोखे का लाल, दक्षिणी नवपाषाण का चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण का भूरा लाल। तो धन्यवाद मित्र, फिर मिलते हैं अगले दिन सिंधु सभ्यता की आगे की वीडियो लेकर के, जिससे आगे का टॉपिक लेकर के। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, जरूरतमंदों की मदद करें। धन्यवाद।